गुड आफ्टरनून। अगले वीडियो में हमने देखा था चैप्टर के एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 3 था क्या निराश हुआ जाए। उनकी एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई थी, उनके क्वेश्चन आंसर भी हमने किए थे। साथ में मैंने आप सबको होमवर्क भी दिया था। आपको ये तीन प्रश्न अपनी नोटबुक्स में लिखने थे। आपने लिख लिए होंगे। अभी मैंने आपका होमवर्क नहीं देखा है पर देख लूँगी आज। ठीक है, आज ही आपको दिखाना था। किन किन ने सबमिट किया है वो मैं देख लूँगी। अब आगे जो है वो हमें व्याकरण वाला पार्ट करना है। क्वेश्चन आंसर हमने एक्सरसाइज में कर लिए हैं। अब आगे जो व्याकरण है उनके बारे में हम बात करेंगे। क्या निराश हुआ जाए, ये आपका टाइटल है ना, आपके चैप्टर का नाम है। उनके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो वो लेखक के आधार पर आपने पाठ को पूरा समझा तो है ही। उनका टाइटल ही कुछ ऐसा है ना कि क्या निराश हुआ जाए। तो ये ऐसे निराशावादी बात करते हैं कि क्या निराश हुआ जाए। अगर आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक्य बन जाते हैं, अगर कोई एक वाक्य खराब हो जाता है, आपके साथ कुछ गलत हो जाता है एक बार, तो उन वजह से हमें अपनी ज़िंदगी को निराशा की ओर नहीं धकेलना। हमें निराश होकर ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए। नाउम्मीदी छोड़ देनी है। नाउम्मीद आप हो जाएंगे तो फिर आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको उम्मीद ही रखनी है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। और हमारा भारतवर्ष तो ऐसा ही उम्मीदों पर ही ज़्यादा जीता है। और हम पॉजिटिव विचार रखने चाहिए, पॉजिटिव बनकर सोचना चाहिए। हमें नाउम्मीदी नहीं रखनी चाहिए। इसी बात के लिए कहते हैं कि क्या निराश हुआ जाए, तो निराश नहीं होना है। हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है। आप देखते हैं कि आजकल क्या होता है कि स्टूडेंट जो अभी उनकी कच्ची उम्र है, इतनी समझ भी नहीं है और ना समझ भी नहीं है, पर उनके साथ अगर एक भी गलत काम हो जाता है, उनकी लाइफ में कुछ वो चाहते हो ना हो, तो वो उदास और निराश हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि अब मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा। वहीं उनकी ज़िंदगी थम जाती है, वो अपने आप को रोक लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे किशोर अवस्था के स्टूडेंट है या इस उम्र के जो बच्चे हैं, उनमें निराशा ज़्यादा फैलती है। जब पढ़ाई में उनका परिणाम है वो जो सही नहीं मिलता, उसने उम्मीद रखी है, उस उम्मीद के हिसाब से उनका परिणाम उसे नहीं मिलता, तो वो निराश हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उनको नहीं उठाने चाहिए। ज़िंदगी है वो एक बार की नाकामी से कभी रुकती नहीं है। उसे रोकना नहीं है, आगे बढ़ाना है। और आप सबको भी यही करना है। और हमारे लेखक भी यही कहते हैं कि हमें हमारी ज़िंदगी में कभी निराश नहीं होना चाहिए। निराश होकर हम अपने कर्तव्य को भूल जाएंगे तो ऐसे कैसे आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ पाएंगी। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी के आधार पर इसी पाठ के कुछ व्याकरण के क्वेश्चन है जो अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ या करवाने वाली हूँ। ठीक है, चलिए। सॉरी, ये थोड़ा हिल गया था। क्वेश्चन नंबर 1 पहला जो है व्याकरण में वो है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला मुहावरा है वो है मन बैठ जाना। तो उनका अर्थ होता है उदास होना। और उनका वाक्य होगा बार बार की असफलता से उसका मन बैठ गया है। तो ऐसा कभी कभी होता है, मन बैठ जाना, उदास होना।
कोई बार बार प्रयत्न करता है फिर भी वो उसमें सफल नहीं होता, तो फिर उनका मन है वो उदास हो जाता है, वो निराश हो जाता है। उनको उम्मीद ही नहीं रहती कि अब मैं ये कार्य कर पाऊँगा, ऐसा होता है। उसे कहते हैं मन बैठ जाना, उदास हो जाना। दूसरा, फलना फूलना, तो उनका अर्थ होता है विकसित होना और समृद्ध होना। ये दोनों ही उनके अर्थ है, विकसित होना और समृद्ध होना। उनका वाक्य है, महात्मा ने मुझे फलने फूलने का आशीर्वाद दिया। क्या कहते हैं कि फलना फूलना यानी अपना विकास करना। जो भी फलता फूलता है वो अपना विकास करता है या वो समृद्ध हो जाता है, उसे कहते हैं फलना फूलना। तो कि महात्मा ने मुझे आशीर्वाद दिए है कि मैं खूब फलूँ और फूलूँ। महात्मा यानी जो हमारे गुरु है वगैरह, हमारे ऋषि मुनि जो ऐसे लोग होते हैं महात्मा, उनको महात्मा कहते हैं, जो हमें आशीर्वाद देते हैं, जिनको हम मानते हैं हमारे गुरु के समान। ऐसे जो लोग हैं महात्मा, उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि तुम खूब फलो फूलो। ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग भी आशीर्वाद देते हैं ना सबको, बच्चों को, इसी तरह। इनके बाद तीसरा है पर्दाफाश करना, तो कि भेद खोल देना। उनका वाक्य है, चोर पकड़ा गया तो उसने अपने साथियों का पर्दाफाश कर दिया। क्या हुआ, एक चोर पकड़ा गया और तो उनके साथ उनके दूसरे साथी भी थे, तो उसने क्या किया, अपने दूसरे साथियों का नाम भी बता दिया, उनका पर्दा भी फाश कर दिया। वो सिर्फ अपने तक नहीं रख सका, क्योंकि वो सजा पाएगा तो दूसरे क्यों छूट जाए, उनकी ऐसी विचारधारा थी। इसलिए उसने दूसरों के नाम भी बता दिए। मैं मार खाऊं तो मेरा दोस्त भी खाए, ऐसी मेंटालिटी होती है। उनकी वजह से उसने पर्दाफाश कर दिया। उनके बाद है 4 नंबर का, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। तो उनका अर्थ होता है चेहरे का रंग फीका पड़ना। और उनका वाक्य है, लोगों का क्रोध देखकर कंडक्टर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। क्या हुआ, ये इसी पाठ में है ना कि कंडक्टर है, जब सब लोग चिल्ला रहे थे बस खराब हो जाती है, होता है ना ऐसा, तो उसी वजह से कंडक्टर है उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती है, उसका रंग फीका पड़ जाता है। उनके बाद है कातर ढंग से देखना। तो उनका अर्थ होता है भयभीत होकर देखना। क्या होता है, भयभीत होकर देखना। कभी कोई हमारे सामने इस तरह कतरा के देखता है ना, गुस्से से देखता है, हमें ऐसा लगता है या तो कभी वो कुछ डरा हुआ है, इसलिए वो हमारे सामने इस तरह कतरा के देखता है, उसे कहते हैं भयभीत होकर देखना। उनका वाक्य होगा, सुरेश नकल करते हुए पकड़ा गया तो बड़े कातर ढंग से निरीक्षक की ओर देखने लगा। उनके बाद है 6 नंबर, ढाढ़स बांधना। तो के सांत्वना देना, तसल्ली देना, दोनों ही उनके अर्थ होते हैं, सांत्वना देना और तसल्ली देना। उनका वाक्य है, गरीब मजदूर के घर में चोरी हो जाने पर पुलिस ने उसे ढाढ़स बंधाया। क्या हुआ कि अगर कोई गरीब है, उनके घर अगर चोरी हो जाती है तो फिर उनका तो सब कुछ लूट जाता है, जो थोड़ी बड़ी उनकी जमा पूंजी है वो भी चली जाती है, तो वो क्या करे बेचारे। इसलिए पुलिस उनके घर आती है और उनको सांत्वना देती है कि सब ठीक हो जाएगा, आपकी चीज़ मिल जाएगी, ऐसी सांत्वना देते हैं, तो उनको अच्छा लगता है, तो उसे कहते हैं ढाढ़स बंधाना। ठीक है, अब आगे है 7 नंबर, ज्योति बुझना।
ज्योति बुझना उनका अर्थ होता है मरना। अगर कोई व्यक्ति कभी मर जाता है तो उनकी ज्योति बुझ गई, ऐसा कहा जाता है। उनका वाक्य है, दुश्मनों से लड़ते लड़ते महारानी की ज्योति बुझ गई। हम जानते हैं ना कि हमारी झांसी की रानी थी, वो भी इसी तरह दुश्मनों के साथ लड़ते लड़ते मर जाती है, तो उनकी ज्योति बुझ गई, ऐसा कहते हैं। जब किसी के प्राण चले जाते हैं तो उसे भी ऐसा ही कहते हैं। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। तो पहला शब्द है ईमानदार, तो उनका ऑपोजिट होगा बेईमान। दूसरा है भ्रष्टाचार, तो उनका अर्थ होगा सदाचार, उनका विरोधी होगा सदाचार। 3 नंबर है आंतरिक, तो उनका विरोधी होगा बाह्य। 4 नंबर सबल, तो उनका होगा निर्बल। 5 नंबर क्रोध, तो उनका होगा अक्रोध। 6 नंबर उचित, तो उनका विरोधी होगा अनुचित। उनके बाद है 7वां अकारण, तो उनका होगा सकारण। 8 नंबर निकृष्ट, तो के उत्कृष्ट। कायर, तो के वीर। मनीषी, तो के मूर्ख। ये उनका मनीषी यानी बुद्धिशाली, ये उनका विरोधी है मूर्ख। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला शब्द है तस्कर, तो उनका पर्याय होता है चोर। दूसरा है निरीह, तो निराधार। तीसरा है हताश, तो के निराश। निकृष्ट, तो के अधम। 5वां है मनीषी, तो पंडित, जो चतुर होता है ना, वो बुद्धिशाली जिनको हम कहते हैं। यहाँ मूर्ख, उनका विरोधी अभी हमने देखा नहीं। उनके बाद 6 है माहौल, तो के परिस्थिति। 7 फरेब, तो धोखा। त्रुटि, तो कमी। सहारा, तो विनाश। संहार, तो विनाश। कातर, तो भयभीत। क्वेश्चन नंबर 4 है अब निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो पहला है धर्म से डरना। शब्द समूह यानी क्या, ये आपको शायद पता होगा, फिर भी मैं बता रही हूँ कि आपको एक वाक्य दिया जाता है, उस वाक्य को आपको एक शब्द में बनाकर लिखना होता है, उनको शब्द का समूह कहते हैं। धर्म से डरने वाला, तो धर्म भीरू। 2 नंबर मिलन की भूमि, तो मिलन भूमि। उनके बाद 3rd सुख देने वाला, तो सुखद। उनके बाद नेक्स्ट पेज पे है 4 नंबर पुराने ख्याल वाला, तो दकियानूसी। 5 नंबर कसौटी पर खरे उतरे हुए, तो परीक्षित। 6 नंबर रास्ता भूला हुआ, तो उसका अर्थ होता है गुमराह। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5, जिनमें आपको निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पहला है शब्द बेईमान, तो उनका उपसर्ग है
बेवत्ता इनाम। दूसरा है परिवर्तन, तो उनका होता है परिवत्ता वर्तन। फिर तीसरा है परिश्रम, तो उनका होता है परिवत्ता श्रम। 4 नंबर निरीक्षक, तो उनका होता है निहिवत्ता इक्षक। 5 नंबर प्रत्यारोप, तो उनका होता है उपसर्ग प्रतिवत्ता आरोप। उनके बाद है 6 नंबर विदेश, विवत्ता देश। फिर उनके बाद होता है 7 नंबर सपरिवार, तो उनका होता है सवत्ता परिवार। उनके बाद है व्याकुल, तो व्याकुल का होता है विवत्ता आकुल। उनके बाद है उपेक्षा, तो उनका होता है उपवत्ता इच्छा। उनके बाद है निराधार, तो उनका होता है निह अथवा तो निस वत्ता आधार। ये दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। निह लिखे तो भी सही है और निस लिखे तो भी सही है। ठीक है, उनके आधार निस वत्ता आधार ये लिखना है। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। तो पहला है निबंधकार, तो उनका होता है प्रत्यय निबंध वत्ता कार। दूसरा है धोखेबाज, तो उनका होता है धोखा वत्ता बाज। उनके बाद बेईमानी, तो बेईमान वत्ता ई। उनके बाद होता है भौतिक, तो भूत प्लस इक। 5 महत्व, तो तो उसका होता है महत्वता त्व। 6 आध्यात्मिकता, तो आध्यात्म प्लस इक प्लस ता। 7 तस्करी, तो तस्कर प्लस ई। 8 परीक्षित, तो परीक्षा वत्ता इत। उनके बाद है 9 आंतरिक, तो अंतर प्लस इक। 10 निरीक्षक, निरीक्षय प्लस क। 11 राजनीतिक, राजनीति प्लस क। ईमानदार, ईमान प्लस दार। 13 यूरोपीय, यूरोप प्लस ई। 14 मानवतापूर्ण, मानव प्लस ता प्लस पूर्ण। 15 समर्थक, समर्थक उनका होता है समर्थ प्लस क। 16 लेखक, लेख प्लस क। ये थे आपके प्रत्यय। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। यहाँ आपको भाववाचक संज्ञा पहचाननी है। पहली है आदमी में से आदमीय, आदमियत चली जाए तो ममतापूर्ण व्यवहार कौन करेगा। तो उनके अंदर क्या है, आदमी तो आदमियत, ये उनकी भाववाचक संज्ञा है। दूसरा है आजकल ईमानदारी से अपनी जीविका कमाने वाले श्रमजीवी बड़े दुखी है। तो इनका क्या होगा, ईमानदारी।
श्रमजीवी है ना। उनके बाद देश के दीन दुखियों के प्रति सभ्यतापूर्ण व्यवहार कौन करता है? तो इनमें है व्यवहार, संज्ञा है व्यवहार। 4 नंबर, आज किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया, तो उनमें आएगा विश्वास। 5 नंबर, तस्कर की तस्करी से सभी लोग त्रस्त थे, तो उनमें कौन सी भाववाचक संज्ञा आएगी? तस्करी। 6 नंबर, सभा में मैनेजर ने रमेश की उपेक्षा की, तो उसके अंदर आएगा उपेक्षा, ये उनका सही आंसर होगा। ये सभी आपकी भाववाचक संज्ञाएं थी। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। विशेषण भी आप जानते होंगे, जानते हैं ना, कि जिनमें कोई विशेषता दिखाई दे, काम की विशेषता हो। उनमें पहला क्वेश्चन है, शिक्षा से ही सामाजिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है, तो उनमें कौन सा विशेषण है? तो के सामाजिक, ये शब्द उनकी विशेषता दिखाता है। फिर दूसरा है, क्रोधी व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है, तो क्रोधी शब्द है वो विशेषण है। उनके बाद 3rd नंबर, हर युग में समाज की अपनी सामयिक समस्याएं होती है, तो उनका सही जवाब होगा सामयिक, ये विशेषता है, सॉरी विशेषण है। और 4 नंबर, परीक्षा के बाद ही परीक्षित कार्य की जांच होती है, तो उनमें क्या आएगा? परीक्षित। लास्ट, परीक्षा के समय भयभीत छात्र अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो उनमें विशेषता रहेगी भयभीत। ठीक है। हेलो बच्चों, हमने आज ये आपका पूरा व्याकरण वाला विभाग पाठ भी कर लिया। यहाँ आपका चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है, और आपको इस चैप्टर के अंदर से व्याकरण के मैंने आपको 8 क्वेश्चन करवाए हैं। ये सभी पहले से यहाँ तक के, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं। आप जहाँ क्वेश्चन आंसर लिखेंगे उनके बाद ही आपको तुरंत ये व्याकरण वाला पार्ट भी लिखना है, और सभी आपको अपनी नोटबुक्स 8 के 8 क्वेश्चन करने हैं। 2 ही पेज है, ठीक है, और ये छोटा है। ये होमवर्क भी आपको कल ही मुझे डन करके दिखाना है नोटबुक्स में लिख के, ठीक है। आपको एक ही दिन मिलेगा, आज मैं करवा रही हूँ तो कल आपको मुझे सबमिट करना है अपना होमवर्क। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।